करेंगे, अगर पढ़ेगा नहीं तो कल से भगा। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रकाश का वर्तन फिजिक्स के चैप्टर 2 है, लघु उत्तरीय देने जा रहा हूँ, जो भारतीय वन बुक का होगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपके बुक में लघु उत्तरीय में जो सवाल दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। ये 2 अंक स्तरीय होता है या 3 अंक, 2 नंबर या 3 नंबर कैसे सवाल आता है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। का मतलब है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा लिखें, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय उसकी दिशा परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो सघन या विरल माध्यम हो जाती है, उसके अपवर्तनांक परिवर्तन होता है, जिसके कारण ही उसकी दिशा बदल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड है कि हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक का मतलब होता है रोज, प्रतिदिन, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण लिखें। प्रकाश का अपवर्तन का क्या क्या उपयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में जो दिख जाता है वो क्या है कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ना होगा। अगर बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसमें एक छड़ी रखेंगे तो हमें टेढ़ी प्रतीत होगी। अगर तालाब है, साफ पानी है, उसे मछली दिखता है तो अपने रियल पोजीशन से वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये हो गई प्रकाश के अपवर्तन के एक उपयोग। दूसरा है तारे का टिमटिमाना। वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये 2 उपयोग पूछा था, 2 आंसर मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें, जिसमें 2 आंसर दिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, उसके लिए आप एक किरण आरेख खींचें। तो पहले यह जानना होगा हमें कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरणें अपने रियल पथ से, वास्तविक पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरेगी, प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर भागेगी, दूर हटेगी। उसी के लिए एक किरण आरेख खींचने के लिए बोला गया है। तो यहाँ एक कांच है, एक कांच की पट्टी है जो सघन माध्यम है, अविरल माध्यम हवा माध्यम हो गई। तो जब ये हवा माध्यम से प्रकाश की आपतित किरण है, प्रकाश की ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें कांच माध्यम में प्रवेश किया, ये अभिलंब है, तो इसको गुजरना चाहिए था इस दिशा में, ऐसा न गुजर के कुछ अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। और जब कांच से बाहर निकलेगा यही प्रकाश की किरणें, जब कांच से बाहर निकलेगी तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ पहुँचने के बाद इसको सीधा इससे गुजर जाना चाहिए था, तो ऐसा ना हो के अभिलंब से और दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, इधर की ओर भागेगी, ऐसा न गुजर कर, ऐसा न गुजर कर और दूर भागेगी। जब यह इस कांच के माध्यम से बाहर निकलेगी हवा वाले माध्यम में। तो चलिए, यही फर्स्ट का तो यहीं तक था। इसी के लिए सेकंड भी बना लीजिएगा, यहीं पर बाहर निकाल दीजिएगा, या तो दूसरा बना ले सकते हैं कि कांच के माध्यम से हवा माध्यम में आई। तो देखिए, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से यहाँ पड़ी थी, सघन माध्यम में आई। अगर सघन माध्यम से निकल रहा है प्रकाश की किरण तो हवा में जब प्रवेश कर रहा है तो इस किरण को इधर से गुजर जाना चाहिए था, इधर से ना गुजर कर अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब हमारा ये है, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से दूर हो गई क्योंकि हवा का जो माध्यम है वह विरल माध्यम है। तो चलिए, दोनों सवाल हल हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का। यही आरेख खींचने के लिए दिया भी जा सकता है परीक्षा में, ढंग से इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ फिर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती है
तो हवा से जो जल का माध्यम है वह सघन है, तो जाहिर सी बात है कि वह अभिलंब की ओर ही मुड़ेगी ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है वह जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। यही याद रखना है, अभिलंब की ओर झुकेगा या मुड़ेगी, लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यही सवाल को दिया जा सकता है कि तालाब में जो मछली होती है वो अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। यही सवाल को ऐसा भी दिया जा सकता है कि तालाब में जल में जो मछली रहती है वह अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखता है। यही सवाल यह है। सिक्का रखा हुआ है मछली की जगह, तो पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपको कारण क्या लिखना है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जल में मछली अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर मालूम पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के आवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के आवर्तन के नियमों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रकाश के आवर्तन के नियम है, तो जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे उसी प्रकार प्रकाश के आवर्तन के भी 2 नियम दिए गए हैं। फर्स्ट नियम है आपतन कोण और आवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण आवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और सेकेंड है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और आवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे भी ढंग से याद करना है, नेक्स्ट सवाल में होगा भी कि स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है, एक कहा जाता है। किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के, वर्ग नहीं, वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और आवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर, जहाँ आई इंसिडेंट एंगल हो गई, आई रिफ्रैक्टिव एंगल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। तारपीन लिक्विड है, तेल है तारपीन का। यदि वायु, तारपीन और पानी के आवर्तनांक क्रमशः, ये वायु का आवर्तनांक, तारपीन वायु का, ये तारपीन है, अरे पानी का आवर्तनांक है, ये तारपीन का है, ये वायु का दिया गया है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। इसके लिए एक आरेख भी खींच लेना है। ये वायु का माध्यम हो गई, ये देखिए वायु का माध्यम हो गई, ये तारपीन का माध्यम हो गई, क्योंकि जल पर पानी, जल पर ही तारपीन तेल तैर रहा है। तारपीन तेल है, यहाँ ये जल है, आपको ये जल का माध्यम है, ये तारपीन की तेल है और ऊपर में वायु है। किरण आरेख इस प्रकार बनाइए, किरण की आरेख देखिए आई। तो वायु की अपेक्षा तारपीन का जो माध्यम था सघन था, और तारपीन से भी अधिक, सबसे अधिक सघन तारपीन की हो गई, और जल मीडियम में है, बीच में है। सबसे कम वायु का है अपवर्तनांक, उसके बाद जल का है, उसके बाद तारपीन के तेल का है। तो उसी प्रकार से देखिए, ये सघन माध्यम सबसे ज़्यादा तारपीन वाला था और जल का उससे कम है, तो अभिलंब की ओर दूर भगा देना है, अभिलंब से दूर हटेगा। इसमें देखिए अभिलंब की ओर आएगा, इसमें अभिलंब से दूर हटेगा। 3 माध्यम दी गई है। देखिए वायु के माध्यम थी, यहाँ से आई प्रकाश की किरणें और तारपीन के तेल के पास पड़ी, तो इसको तो गुजरना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन सीधा ना गुजर के, ये सीधा ना गुजर के देख रहे हैं इधर हो गई, तो इधर अभिलंब है, तो ऐसा ना गुजर के अभिलंब की ओर भाग रही है। ये जो है रेखा अभिलंब की ओर भाग रही है, अपवर्तित रेखा है। अपवर्तन के बाद
आवर्तन के बाद जो रेखा है अपवर्तित रेखा है, इससे ना होकर इधर आ गई है। और जैसे ही फिर जल में प्रवेश करता है, देखिए तो इस तारपीन के तेल के माध्यम से जल का माध्यम का जो है अपवर्तनांक वह कम है, तो अभिलंब से दूर हट रहा है। अभिलंब था, अभिलंब से दूर भाग रहा है। बस यही आरेख खींचनी थी और वहाँ उसको समझा देना है, अविलंब से दूर भागेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दी गई है। उनके सतहों को बिना छुए हुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे। एक तो हम सतह छू सकते हैं कि उभरा हुआ भाग होता है, धंसा हुआ भाग होता है, लेकिन वो छूना नहीं है, तो हम प्रतिबिंब की सहायता से उसे प्राप्त करेंगे। तो क्या है कि उत्तल लेंस को हम कैसे समझेंगे, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ प्रतीत होता है। ये न लिख कर हम यह लिखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होती है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। ये जरूर याद रखना है, क्योंकि बिना छुए हुए कहा गया है ना। इसका परावर्तक सतह तो उभरा हुआ होता है, तो छुएंगे तब ना हमको मालूम पड़ेगा। अगर ना छुएंगे, देख लेंगे आँख से तो भी होगा। इसलिए ये आंसर भी दिया जा सकता है कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। बिना छुए आँख से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि परावर्तक सतह जो है ऐसे बनाई गई, यह परावर्तक सतह नहीं, प्रकाश का अपवर्तन इधर से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, लेंस है। तो जो आवर्तक सतह थी वह उभरा हुआ था, और दूसरा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, चूँकि वह उत्तल लेंस था। दूसरा है कि उसका जो परावर्तक सतह है वह धंसा हुआ होता है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसमें काल्पनिक बनेगा। ये तो एकदम आधी रखना है ना कि उत्तल लेंस बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल लेंस बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। बस यही दोनों को लिख लेंगे। नेक्स्ट है कि कांच कैसा होगा। तो कांच जो है उसकी परावर्तक सतह समतल होगी, और इसमें जो प्रतिबिंब है वह पार्श्विक उल्टा बनेगा, यानी समतल दर्पण की तरफ पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन बनाएगा, तो कांच की गोल पट्टिका, वह भी लेंस की तरह कार्य करती है ना। जैसे पानी का बुलबुला भी लेंस की तरह कार्य करेगा। कांच का गोल पट्टी दिया गया पट्टिका, वह भी यानी गेंद की तरह, वह भी लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, इसका कारण स्पष्ट करें। हम लोग के इंस्ट्रूमेंट में भी दिया जाता है आवर्धक लेंस, उससे भी कागज जल जाती है अगर उसमें उत्तल लेंस है तो उत्तर उसका क्या होगा आंसर, कि प्रकाश सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी आता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कैसी ऊर्जा है, तो उसमें ऊर्जा है जो उत्तल लेंस से फोकसित के बाद एक छोटे से भाग पर पड़ता है। तो एक जगह जब अभिसरित हो गई, प्रकाश की किरणें एक जगह जब अभिसरित होती है तो हाँ उसमें ज़्यादा पड़ी ना, अधिक ऊर्जा के कारण ही वह कागज़ क्या है, जल उठता है। अधिक ऊर्जा ऊष्मा के कारण ही, ऊर्जा या ऊष्मा यहाँ लिखा जा सकता है, जहाँ उसमें अधिक ऊष्मा होती है या अधिक ऊर्जा पड़ती है, जिसके कारण वह कागज़ जल उठता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है क्यों। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 10 में था कि उत्तल लेंस को अगर हम उस पर सूर्य के प्रकाश फोकसित करेंगे और उसके पीछे कागज़ रख देंगे तो वो कागज़ जल उठेगा। तो मैंने क्या उसमें समझा कि प्रकाश की किरणें एक जगह अभिसरित हो जाती है, अभिसरित होती है, अपसरित नहीं अभिसरित होती है, एक जगह इसे बन के गिरता है, तो जिससे क्या होता है, जगह कम गई, प्रकाश में ऊष्मा होती है, जिसके कारण वह जल उठता है। तो अगर उत्तल लेंस रखेंगे या सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो हमारे रेटिना को प्रभावित करेगी ना। तो चलिए इसको समझते हैं, आंसर कैसे बनाए हैं। उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है क्योंकि उत्तल लेंस सूर्य के प्रकाश से ऊष्मीय ऊर्जा को एक बिंदु पर फोकसित कर देती है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा एक बिंदु पर पड़ेगी, जिससे आँख
क्षतिग्रस्त हो सकता है, आँख क्षतिग्रस्त हो सकता है या हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से आवर्तन के बाद किस प्रकार मुड़ेगी? आवर्तन के बाद किस प्रकार मुड़ेगी? किरण आरेख द्वारा इसे भी स्पष्ट करनी है। यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। इसके लिए किरण आरेख बुक से बना लेंगे, यहाँ बना पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए आपके बुक जो दिया गया है भारती भवन, उसमें इसका आंसर दे रखा है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर दे रखा है। उत्तल लेंस के दोनों किनारा की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस जो है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटी होती है। उत्तल लेंस का यह हो गया पहला। वही अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। आप समझ रहे होंगे जब पढ़े हैं लेसन तो। देखिए इस प्रकार से बनेगा तो उत्तल लेंस बनेगी, तो बीच में उभरा हुआ है। और अवतल लेंस जो है वह बीच में कैसा होता है? धंसा होता है, इस प्रकार के। ऐसा अवतल लेंस बीच में ऐसे धंसा होता है, बनता है ऐसे अवतल लेंस, धंसा होता है। ये तो एक अंतर तो हो गया दोनों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यह प्रकाश को अभिसरित कर देता है। कौन? उत्तल लेंस जो है प्रकाश को क्या करता है? अभिसरित कर देता है। देखिए उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित कर देता है, और जबकि अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित करता है। अभिसरित करता है मतलब एक जगह डालता है किसी एक बिंदु पर, और अपसरित का मतलब फैला देना। तो अवतल लेंस क्या करता है? फैला देता है। चलिए उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है और उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। चलिए 3 अंतर दिया गया, आपके बुक में भी है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह बहुत बार पूछ चुका है, अलग अलग करके पूछता भी है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा गया। एक सवाल हो गई। दूसरा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और इस क्वेश्चन नंबर 14 में दोनों को मिला दिया गया है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं से लेकर एक बिंदु पर फोकसित कर देती है। चलिए उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करती है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब कॉन्वर्ज होता है, एक जगह इसे डालना। अपसारी का मतलब डाइवर्ज होता है, इसे फैलाना। जैसे हम लोग कहीं जाते रहते हैं सड़क मार्ग से, तो कोई पुल क्षतिग्रस्त रहता है तो नहीं कहता है डाइवर्जिंग बना दिया गया है, यानी पुल ऐसे है तो ऐसे इधर से या इधर से निकाल के ऐसे जाता है। फिर लोग जाते हैं गाड़ी लेके, बीच में रोक लगा दी गई कि काम चल रहा है, तो ऐसे फैला दी गई तो डाइवर्ज हो गई। तो अवतल लेंस क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों को और बल्कि वैसे फैला देता है, जबकि किसी भी प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश नहीं, हर एक प्रकाश को। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है कि दूर अन्य दिशाओं से आते हुए प्रकाश की किरणों को समेटकर एक बिंदु पर ला देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। अपसारी माने फैलाना, इतना याद रखना। अभिसारी मतलब एक जगह डालना, ऐसे सिकोड़ना, ऐसे फैलाना अपसारी हो गया, अभिसारी ऐसे हो गया। बस इसी को याद रखना है, मुश्किल ना है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f दिया हुआ है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस की फोकस दूरी तक लाया जाए
2f से f की तरफ जैसे जैसे लाया जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा, यानी बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा है। यदि वस्तु को लेंस 2f से कुछ अधिक दूरी पर से फोकस तक लाया जाए, यानी f तक, फोकस तक f तक लाया जाए तो उसका आकार छोटा से बराबर से बड़ा और फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे ज्यों ज्यों f के करीब लाएंगे तो पहले क्या होगा, छोटा था, फिर बराबर हुआ, फिर कुछ बड़ा हुआ, उसके बाद और बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे करीब लाएंगे वैसे वैसे 2f से f की ओर लाने से क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो लेंस की क्षमता उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित या अपसरित करती है। अभिसरण या अपसरण लिखे हैं हम, अभिसरित या अपसरित करती है भी लिखा जाएगा। और इसका मात्रा क्या है, तो डी है, डाईआफ्टर है। चलिए इसका भी हल हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि मुख्य अक्ष को x और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर u, v और f के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे। u हो गई वस्तु की दूरी, v हो गई प्रतिबिंब की दूरी, f जहाँ है मुख्य फोकस दूरी है यह, f फोकस दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। इसको आप कैसे चिन्हित करेंगे, ऋणात्मक होगा कौन धनात्मक होगा, इसके लिए आपको किरण आरेख करके बताना है। कैसे निर्धारित करेंगे, तो चलिए देखिए। ये उत्तल लेंस है, ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस लेंस पर आपतित हुई और अपवर्तन के बाद मुड़ेगी अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ी, है अभिलंब है, इधर मुड़ी आ करके F2 से इधर गुजरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी F कहलाई, इधर F2 हो गया, ये F1 हो गया। ये वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, U कहलाएगी, वस्तु की दूरी U कहलाएगी। और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, V कहलाती है। ये सब कहाँ से मापा जाता है, यहाँ से लेंस के इस बिंदु से मापा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी V कहलाएगी और इधर U कहलाएगी, ये F हो गया, मुख्य फोकस दूर होते हैं, फोकस दूरी हो गई। चलिए यही किरण आरेख खींच लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 cm दूरी पर बनाता है। ध्यान देना है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, 40 cm की दूरी पर बना रहा है। प्रतिबिंब की दूरी है v बराबर 40 cm। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है। तो चलिए, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है तो वस्तु की दूरी क्या 2f पर बनेगी। तो 2f बराबर कितना 40 cm, तो f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना है बटा हो गया 2, तब 20 cm हो गया f बराबर। तो फोकस दूरी तो आपके आ गई 20, अब वस्तु की दूरी 40 थी, तो लेंस की क्षमता आप निकाल लीजिए। p बराबर क्या होता है 1/f होता है। 1/f मीटर में है तो सेंटीमीटर में तो 100 होगा ना, तो 100/20 यानी 5 डाईआप्टर होगी। देखिए न्यूमेरिकल हो गई। क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, मीटर में 1/f होता है, सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होती है। 100 सेंटीमीटर बटा 20, 20/2500 यानी 5 डाईआप्टर होगी। चलिए इस प्रकार से यह प्रश्न भी सोल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। कई लेंस को एक साथ जोड़कर बनाई गई है, तो ऐसा लेंस का उपयोग कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी बनाने में किया जाता है। उसके अभिदृश्यक में एक नेत्रिका होता है, एक अभिदृश्यक होता है, 2 लेंस लगे होते हैं। तो नेत्रिका होता है आँख के पास रहता है, जो दूरदर्शी में आँख के पास, उसे अभी नेत्रिका कहा गया।
और जो लेंस वस्तु की तरफ होती है उसे अभिदृश्य कहा जाता है। इसके डिजाइन में किया जाता है इसका उपयोग। कई लेंसों के एक साथ जोड़ करके जो बनाई गई लेंस है उसका उपयोग कैमरे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के अभिदृश्यकों के डिजाइन करने में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर भी दे रखा था, बुक में देख लीजिए। 19 भी दे रखा था और क्वेश्चन नंबर 18 भी बना दे दिया था, किताब में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से इस लेसन का और इस बुक का जो भारतीय भवन है प्रकाश के अपवर्तन का लघु उत्तरीय मैंने सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ और आंकिक प्रश्न से मिलेंगे। तब तक आप इसे पढ़ें, कंप्लीट करें और लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक्स।